हेलो एवरीवन, आई एम रविराज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल BST। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या पढ़ना है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंड इसका इंट्रोडक्शन क्यों किया गया यहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या बेस होना चाहिए, मैं पहले इसके बारे में डिस्कस करूँगा, फिर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको लगती है वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। क्योंकि ये नाम ही इसका है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। सो डेफिनेट इंटीग्रल तो आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज़, राइट। दूसरी चीज़ जो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखा था आपने, है ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, या आप ये कह लीजिए कुछ फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले हैं, राइट, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन की याद होने चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है ग्राफ, कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है तो क्या आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने फंक्शन देखा एंड आपके दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा ये सर्कल है, ठीक है, या फिर ये इलिप्स है या पैराबोल है, व्हाटएवर, ठीक है, या फिर हो सकता है भाई कि दो फिगर का वहाँ पे संयोग हो, आई मीन कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो जब दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस केस में किस तरीके से हम डील करेंगे एंड किस तरीके से एरिया फाइंड आउट किया जाएगा, इस एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को और एक नाम से बुलाते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो आप एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कह लीजिए या एरिया अंडर द कर्व कह लीजिए, यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है, राइट। सो हम लोग एरिया अंडर द कर्व के बारे में सीखने जा रहे हैं, राइट है। सो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ इक्वेशंस को सॉल्व करने आना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले मालूम होने चाहिए। चौथी चीज़ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल का अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे वो चीज़ आना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। नहीं, सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नोट मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिख दिया आप लोगों के लिए कि भाई कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पता तो होना चाहिए ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला नोट यहाँ पे है कि ऐसा नोट के पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, कि इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ा था और पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में आप इसका ही इस्तेमाल कर करके उसको फिनिश कर दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं भाई लोअर लिमिट, है ना, और इसको क्या कहते हैं हम, अपर लिमिट, राइट, अपर लिमिट कहते हैं, राइट है। सो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो गया ए और बी। तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है तो इसको आप लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सारे बच्चे जानते हैं। एंड इसको कैसे बुलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, राइट है। अच्छा, इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे जो है ये पॉइंट अगर समझ जाएंगे पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 2 समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको, राइट है। जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको याद होगा कि किस तरीके से करते हैं भाई, कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी के बीच का फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिया कि मैंने यहाँ पे ए कह लिया, ये बी कह लिया, तो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी का मतलब होता है एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, है सॉरी, एरिया फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, बेसिकली, राइट। अब इस पूरे एरिया को फाइंड आउट कैसे किया था हमने, तो एक स्ट्रिप लिया था, इस स्ट्रिप के एरिया को फाइंड आउट किया था एंड इसका समीशन लिया था, नहीं याद होगा आपको शायद, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। इसको हमने कैसे लिखा था भाई, एफ एक्स डी एक्स है कोई, राइट। तो इसको इस तरीके से लिखा गया था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी या एच टेंड्स टू 0, राइट, एंड समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट, आर इक्वल्स टू 1 टू एन कर लीजिए क्योंकि एन इन्फिनिटी यहाँ पे लिया है। एंड ये था एफ ऑफ ए प्लस आर एच, है ना, एंड इंटू क्या, इंटू एच, ठीक है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, राइट। सो ये वाली चीज़ है भाई टोटल एरिया, राइट। तो हमने इस चीज़ को क्या कहा था वहाँ पे, हमने इस चीज़ को कहा था भाई कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। सारे बच्चों का ये चीज़ क्लियर होगा। तो आते हैं अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एंड देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है, कह रहा है ए टू बी, ये क्या देता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना, एफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, राइट, कहाँ से कहाँ, सो फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू ए मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू बी मतलब ये वाली लाइन। सो इसको आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस
बिटवीन द लाइन्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। सेम ही चीज़ है, बोलने का सिर्फ तरीका अलग है भाई, कैसे भी बोलो आप, ठीक है, कंटेंट तो सेम हम डिलीवर कर रहे हैं, है कि नहीं, कुछ भी बोलो यार, राइट है, मतलब कंटेंट समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए काम खत्म। अब जैसे आप चाहें आप अपने शब्दों में इसको सजा सकते हो, 2 तरीका बताया, तीसरा चौथा पांचवा आप सोच सकते हैं एंड बना सकते हैं, राइट है। कोई बहुत बड़ी विद्वता वाली बात नहीं है, कोई भी बच्चा इसको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आइएगा अब, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने क्या किया था, वो प्रोसेस में यहाँ पे जस्ट एक बार दोबारा एलिमेंट्री स्ट्रिप एक यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर लिया एंड ये स्ट्रिप का एरिया हमने फाइंड आउट किया था एंड उसको इंटीग्रेट कर लिया था, जैसे यहाँ पे आपको करके बताया, राइट। मतलब ये वाला एरिया का, ये वाला स्ट्रिप का एरिया हमने निकाला एंड ऐसे ऐसे कितने स्ट्रिप्स लिए थे, सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। चलो एक बार रिकॉल कर देते भाई, है ना, हमने इन्फिनिटी लिया था कि पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप, इस तरीके से, है ना। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन nth है। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब केस अप्लाई करके हमने ये फाइंड आउट किया था एंड कहा था हमने कि जो a टू b fx dx है, जिसको कि हमने लिमिट एज ए सम लिखा था हमने, राइट। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एरिया देखे जा रहा है, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल सा है भाई कि कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक्स एक्सिस पे है, उसी तरीके से बच्चे एक और चीज़ समझिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है भाई, तो ये dx है। अगर आप सिंपल से शब्दों में समझना चाह रहे हो, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, है ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि चलो भाई मेरे को ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डीप नहीं घुसना है, ठीक है, मेरे को ऊपर ऊपर काम कर लेना है, राइट। कॉन्सेप्ट में मेरे को जाने का ही नहीं है, मतलब रटाफिकेशन टाइप का है, राइट। वैसा मत करो, हालांकि मतलब मेरा सजेशन कभी नहीं रहता किसी बच्चे को कि रट के करो, कॉन्सेप्ट को समझ के करो। बट चलो भाई कोई भूल जा रहा है, भटक जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि fx dx का मतलब क्या है। तो fx मतलब क्या होता है भाई, तो ये वाली हाइट होती सर जी, है कि नहीं, ये वाली हाइट होती, तो कोई भी हाइट ले लीजिए, तो ये fx हो गया और ये dx हो गया, राइट। तो अगर मैं ये एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, तो ये हाइट है fx और ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये dx है, राइट। सो fx इंटू dx क्या देगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया देगा, राइट है ना। सो dx ये क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे ले लो एरिया आप, राइट है। सो ये वाला dx हो गया और ये fx हो गया, हाइट इंटू, है ना, हाइट इंटू ये वाला चीज़ मीन्स लेंथ इंटू विड्थ, आप कर लीजिए लेंथ इंटू विड्थ, राइट। सो लेंथ है आपका fx और विड्थ है आपका ये वाला। कहाँ से कहाँ तक ये काम करना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा करना है, तो a से लेके b तक डाल दिया आपने, मतलब टोटल एरिया आपको मिल जाएगा भाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में, ठीक है। और आगे क्या है आपके पास ये समझिएगा जरा सा, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अब दूसरे पे आ रहा हूँ कि दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि g ऑफ y dy है ना। अब वही वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने जो इंटीग्रल लिखा था ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा था, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में लिखा था। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल लिखा है हमने, ये किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में, नहीं y के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है समझिएगा, मतलब ये है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली dy रही होगी, है ना। dy का मतलब क्या, अरे y एक्सिस के अलाउंग स्मॉल चेंज इन y, नहीं dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, राइट। एंड gy का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन रहा होगा x इक्वल्स टू gy, राइट, g ऑफ y। अभी सर ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप, समझिएगा, कोशिश करेंगे यहाँ पे समझने की दोबारा। जब ये आपने y इक्वल्स टू fx लिया था फंक्शन, ठीक है, तो ये वाली जो हाइट लिखते थे आप, इसको क्या लिखते थे आप, इसको या तो y कहते थे या तो इसको fx कहते थे, इसलिए हमने y इक्वल्स टू fx ले लिया था, राइट है। अभी यहाँ समझिएगा, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो y इक्वल्स टू fx। नाउ यहाँ पे आएंगे जरा, यहाँ पे ये तो dy आपने ले लिया, राइट है, लेकिन ये वाली जो हाइट है यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका विड्थ हो गया एलिमेंट्री स्ट्रिप का, ठीक है। और ये हाइट किधर मेजर कर रहे हो, सो ये हाइट हम लोग मेजर कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा x, सो x इक्वल्स टू gy। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, सो x इंटू डी वाई, राइट, x इंटू डी वाई, मतलब ये ऐसा है कि भाई ये है आपका x, सो x इंटू डी वाई, ये क्या होगा, ये होगा स्मॉल एरिया, है ना, मतलब इसको मैंने dA कह लिया कुछ, राइट। तो पूरा एरिया निकालना है, मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए, है कि नहीं, सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप्स का। सो a टू b डाल दिया आपने, तो ये आ जाएगा पूरा इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये आएगा पूरा एरिया, राइट है। सो अब x क्या है बच्चा, x है सर gy, राइट, x है gy, मतलब a से लेके b तक g ऑफ y को अगर इंटीग्रेट करिएगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा एरिया ऑन y एक्सिस, राइट।
एरिया ऑन वाई एक्सिस आएगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे आएगा? एरिया ऑन वाई एक्सिस आएगा। जैसे यहाँ पे आप एफ एक्स डी एक्स लिखें या फिर वाई इंटू डी एक्स लिखें, ठीक है, वही चीज़ है, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, सही है। सो एरिया कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पे निकाला जा सकता है ना। एरिया कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ही निकाला जा सकता है, एरिया कहीं भी निकाला जा सकता है, कोई आपका वाई एक्सिस पे निकाला जा सकता है। आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा हम स्लैंट एक्सिस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल सिस्टम वाला जो एक्सिस का, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ये चीज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। कल को आपके पास स्लैंट एक्सिस आ गया तो स्लैंट एक्सिस पे भी आप कर सकते हो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये एक्सिस इस तरीके से अभी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस ये रहा होगा, वाई एक्सिस ऐसा। अब कोई नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है भाई मान लो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, राइट, एक्स डैश या वाई डैश ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है, तो अभी किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा ये एरिया, वो भी हमें सीखना होता है, बट वो फर्दर स्टडीज में सीखना होता है, बेसिक लेवल पे नहीं है। सो बेसिक लेवल पे सिर्फ दो चीज़ें हैं आपके पास, एरिया ऑन एक्स एक्सिस या तो एरिया ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो जगहों पे ही जो एरिया बनेगा, इन दो एक्सिस पे ही जो एरिया बनेगा, सिर्फ वही फाइंड आउट करना है आपको, और बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना, राइट है। सो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एफ एक्स डी एक्स जब रहेगा तो एक्स एक्सिस पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, राइट है, एक्स एक्सिस पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हो कहाँ से कहाँ। सो लिमिट बताएगा कि कहाँ से कहाँ के बीच फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ए से लेके बी के बीच फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आइएगा तो ये वाला है डी वाई, मतलब कहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, जैसा कि यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एरिया देखिए ना वाई एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये एरिया वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे ये एरिया एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो डी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि विड्थ हमने ये लिया है, और यहाँ पे डी वाई है मतलब विड्थ ये लिया है तो इधर आएगा। क्लियर, सिंपल है भाई, है ना, सिंपल है। अभी इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो होती है ना अभी, वो वाली चीज़ कि जब एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा अभी वो देखते हैं हम लोग। हाँ जी, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व आ गया जो कि एक्स एक्सिस को बहुत जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो पहले नीचे की ओर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वो होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिक्रीजिंग है, फिर ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, राइट। इंटरसेक्टिंग एट मोर देन वन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज एट मेनी टाइम्स, राइट। सो अगर ये मेनी टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब देखो आप ये सारे के सारे है ना, A1 हो गया, A2 हो गया, जो भी शेडेड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला रीजन, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, हमें टोटल बोल क्या रहा है कि टोटल एरिया बताइए आपकी क्या होगा। मतलब टोटल एरिया को मैं अगर ए कह लूँ, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। मतलब इन शॉर्ट पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू कहाँ ई, ठीक है। सो ए टू ई एफ एक्स डी एक्स बताइए आप, ठीक है। टोटल एरिया का मतलब ये हो गया भाई, ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपली इंटीग्रेट करके आंसर लिख लिया था, क्या वो ऐसा चलेगा? यहाँ पे सोचने की बात है, प्रैक्टिकली सोच के बताइएगा आप, राइट है, सोचने की बात है भाई, है ना। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा पहले यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, कि कोई भी आप ले लीजिए फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, आप ये ले लो, कुछ साइन एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने, ठीक है, ये ऐसा होता है साइन एक्स का, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच, मतलब पाई से लेके 2 पाई के बीच का एरिया, राइट है। सो ये वाला एरिया मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल लगा ले रहा हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, राइट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो कहाँ से कहाँ, तो कहाँ से कहाँ भाई, तो ये पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में है ना, है कि नहीं है ना। सो इसका इंटीग्रेशन निकालिए आप, बताइए कि क्या होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस एक्स होता है, डाल लीजिए आप, ठीक है, लिमिट ऊपर नीचे पाई से लेके 2 पाई के बीच का, राइट है। सो माइनस बाहर रहेगा, कॉस 2 पाई मतलब 1 एंड माइनस कॉस पाई मतलब -1 सर, राइट है। तो ये आंसर क्या देगा, ये तो -2 देगा, राइट है।
तो ये जो हो गया ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, राइट, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। सिंपली जब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो आप बोलेंगे सर -2 है, राइट है। लेकिन जब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई, राइट, तो आपको ये निगेटिव लिखना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब प्रैक्टिकली गलत है यार, है ना, लॉजिकली इम्प्रॉपर है वो। क्यों? क्योंकि एरिया कैन नेवर बी निगेटिव। कभी आपने सुना एरिया निगेटिव होता है? कभी नहीं, राइट। एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो यहाँ पे करेंगे कैसे? कुछ नहीं सर, मॉड डाल लीजिए ना, +2 हो जाएगा, खत्म बात, राइट है। सो जब भी आप ये फाइंड आउट कर रहे हो एरिया, तो आप उसको ना मॉड में डाल के सॉल्व करो, ठीक है। अगर इन केस वो निगेटिव आ गया, ठीक है, अगर इन केस वो निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट है। सो सर हम एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मॉड डाल लूँ, काम हो जाएगा हमारा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। अभी क्या गलत हो जाएगा समझिएगा जरा। इसमें क्या मिस्टेक हो जाएगा कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसका मान लीजिए कि ये कुछ एक ऐसे हम लोग कोई अमाउंट मान लेते हैं कि ये 4 यूनिट का होगा, ये 3 यूनिट का होगा, ये 8 यूनिट का रहा होगा, ये 6 यूनिट का कुछ रहा होगा, ठीक है। सो अगर अभी ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि एरिया कब मतलब डेफिनेट इंटीग्रल कब निगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप ये सिंपल याद रखिएगा कि कब निगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा। जब भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब भी आप एक्स एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हो तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या? डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू, राइट। बट अगर एरिया बोलेगा तो अगर इसका एरिया अमाउंट ए है तो इसका भी अमाउंट ए ही रहेगा प्लस के साथ, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a, राइट है। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल बोलेगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 0 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये नीचे की ओर आया है ना, तो आप जब एरिया लिख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप ये लिख रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना आप y dx लिखते हैं, है ना, मतलब fx dx। तो y यहाँ पे देखो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये निगेटिव वैल्यू आपको प्रोड्यूस करने जा रहा है। सही है कि नहीं है? सिंपल है भाई, सिंपल है, कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। एक्स एक्सिस से नीचे है नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पॉजिटिव, खत्म, इतना क्या सोचना है ना। सो नीचे एक्स एक्सिस के मतलब निगेटिव देखे जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू, और एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव देखे जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग जरा सा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, ठीक है, मतलब ये +4 लूंगा, राइट है। अच्छा जी, अभी उसके आगे बढ़ेंगे आप जरा सा। तो ये क्या है, नीचे वाला है, तो -3 कर लूंगा, ये क्या है +8 कर लूंगा, और ये क्या है -6 कर लूंगा, राइट है। अब इसको मॉड में डाल लिया, इसका मतलब, ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपके दिमाग भी ज़्यादा खिचड़ी ना पके इसके लिए, ठीक है, नहीं तो अगर वो पक गया तो दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये पूरे में मैंने मॉड डाल लिया का मतलब गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या गड़बड़ होगा, 4 - 3 = 1, 1 + 8 is 1 + 8 is क्या होता है 9, 9 - 6 is +3, ठीक है। चलो भाई ऐसा आया, राइट है, 3 यूनिट आया। अब सोचना जरा, प्रैक्टिकली सोचना आप, ठीक है, क्या आपको देख के थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि बेचारा ये अकेला 4 है, उसमें और कुछ चीज़ें एरिया और ऐड कर रहे हो तो और घट गया नहीं। मतलब मिस्टेक कहाँ पे किया है, मिस्टेक हमने यहाँ पे किया है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, आप उसको पॉजिटिव बनाओ, राइट। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, है ना। अगर आप यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या करो, माइनस कर रहे हो एरिया को, है ना, तो -3 नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए 4 प्लस माइनस ऐसा -3 का मॉड, ठीक है, -3 का मॉड, राइट, एंड +8 एंड प्लस -6 का मॉड, तो 4 3 7 8 15 21 आएगा फिर, राइट है। सो इस तरीके से मतलब A1 एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, ये नीचे है तो मॉड डाल लो, ये A3 ऊपर है पॉजिटिव, A4 मॉड डाल लो। या तो मैं एक आपको बताऊं, दिमाग में मतलब ये चीज़ फिक्स कर लो कि जब भी एरिया फाइंड आउट कर रहे हो ना, चुपचाप मॉड डाल लो यार, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। या आप ये मान के चलिए एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा उसको पॉजिटिव बना के लिखोगे, ठीक है। और इंडिविजुअली करना है, इंडिविजुअली, जैसे यहाँ पे किया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो ऐड किया हमने, राइट है। अगर हमने इनका सम अप कर लिया पहले, प्लस माइनस हो गया कांड, ठीक है। ये काम नहीं करना है, मतलब वो हम कर क्या रहे हैं, हम करने की कोशिश करें कर्म, कुछ अच्छे कर्म करें, लेकिन हम एक्चुअली कांड कर देते हैं, ठीक है, तो हो गया गलत, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें मॉड डाल लीजिए, ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें मॉड डाल लीजिए, ठीक है।
खत्म, दैट्स इट, राइट। सो ये बोलता है कि जब भी एक्स एक्सिस को मोर देन 1 पॉइंट पे कोई भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोई भी कर्व है जो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत बार ऐसा हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब जैसे चेंज करते हो आप, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो एरिया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे मॉड्यूलस का ख्याल रखेंगे। आप चाहें तो मैंने बोला कि सब में मॉड डालेंगे तब भी कोई तकलीफ नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द टोटल एरिया। अब एक इंटरेस्टिंग केस है कि सर अगर हमारे पास ऐसा हो गया कि दो कर्व आ गए, ठीक है, अब दो कर्व ना आपस में इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है, और हमसे पूछ दिया कि बताओ इन दोनों कर्व ने मिलकर के आपस में कितना एरिया इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, कितना एरिया फॉर्म किया है, बनाया है, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। अच्छा जी, मतलब जैसे ये वाला केस यहाँ पे है ना कि ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये वाला है तुम्हारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक नीचे में जो दिख रहा है ये ग्रीन वाला, ये y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो बोल रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड है यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन सा रीजन, सो CEDFC, ये जो लेंस टाइप का दिख रहा है ना, ये ऐसा एक लेंस है, ये वाला एरिया पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है। सो ये वाला एरिया क्या होगा जरा समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे दोबारा दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ये ऐसा है भाई, ओके, और ये वाला है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये वाला है y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, राइट है। पूछ रहा है ये वाला बीच वाला एरिया। एक यहाँ पे आने के पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, छोटी सी चीज़, ठीक है। जैसे भाई मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक बड़ा सा मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों में इंटरसेक्ट कराओ, कॉमन एरिया कौन सा है, तो ये वाला एरिया है, ये समझ में आ रहा है। तो कुछ उसी प्रकार का है कि कॉमन एरिया कौन सा होगा, इंटरसेक्ट करेगा जब कौन कौन सा कर्व, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू जी एक्स, तब ये वाला एरिया बनेगा। अब ये वाला एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, अभी अपने को ये समझना है कि एरिया फाइंड करना कैसे है। तो ये देखिएगा, अभी ये जो फंक्शन है ये वाला थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, समझने के लिए आसान रहेगा, और ये वाला भी एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये एरिया कहाँ पे बना रहा है भाई, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, समझिएगा, ये बनेगा आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा अभी एक और समझिएगा, एक और एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा ये वाला एरिया किसने बनाया ये बताओ, ये एरिया बनाया एफ एक्स ने, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कहाँ से, तो ए से लेकर के बी के बीच का, राइट है। अब अगर मैंने इस एरिया में से मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया, समझिएगा जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला निकाल लिया, तो ये वाला एरिया कौन फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला कर्व, तो ये कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू जी एक्स है ना, तो मतलब माइनस कर लीजिए, कहाँ से कहाँ, तो a से b के बीच है, तो y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करके माइनस कर लीजिए, एरिया बचेगा क्या, अरे भाई कमाल है, इतने में से इस पूरे में से ये वाला निकाल लिया तो बचेगा तो यही ना खाली आपके पास, राइट है। सो ये एरिया ऐसे निकल जाता है, ठीक है, वही वाला लिखा है यहाँ पे। सो ये वाला रीजन CEDFC जो भी है लिख दिया यहाँ पे। अब ये क्या है, तो ये है भाई आपका, दोबारा एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ रीजन ACEDB, ठीक है, ACEDBA क्लोज कर लीजिए। सो ACEDBA, अच्छा जी ध्यान से देखना, ये पैंतरा जरा सा, ठीक है, कैसा घूम रहा है ये, यहाँ से A से C पे गया, C से E से होते हुए गया D पे, ठीक है, C से दो रास्ते है, C से D तक जाने का दो रास्ता है, एक F के थ्रू भी है, एक E के थ्रू है, तो मैं E वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वापस ही आया D पे, D से B पे आया, और B से वापस ही आया A पे, अब जाके बना एक इनक्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हो, राइट है, कभी ओपन का नहीं फाइंड आउट करते हैं आप, अभी तक तो नहीं करते हैं आप, ठीक है। सो अगर इसको ओपन क्लोज नहीं किया तो मतलब ये ओपन रह जाएगा, इस वजह से लास्ट में A डाला है। अभी ये वाले में से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा सा, अभी जो लिखने जा रहा हूँ वो वाला कौन सा है, ये है माइनस AC और C से D तक जाने का अब F वाला रास्ता, FDBA, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी तुम क्लोज कर लो, राइट। तो अगर ये इसमें से ये चला गया तो बचा कौन, अरे सर जी यही तो बच गया हमारे पास वापस, है ना, खाली ये बच गया, मतलब वो एरिया फाइंड आउट करना था। तो ये वाला एरिया क्या था भाई, वही था एफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो अभी आप चाहें तो आप बड़ा आसान तरीके से, अब प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जानते होंगे कि अगर लिमिट सेम रहता है, ठीक है, लिमिट सेम रहता है तो आप दोनों का जो लिमिट सेम रख करके फंक्शंस का डिफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है, राइट है।
सो अगर लिमिट्स सेम है सो आप यहाँ पे फंक्शंस का सिंपली डिफरेंस ले लीजिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स जो भी आ रहा है कह रहा हूँ मैं, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसा भाई थोड़ा सा इसमें पेशेंस लगेगा, पेशेंस तो हर जगह ही पे चाहिए, कहीं भी बिना पेशेंस के काम नहीं चलता है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ठीक है भाई, अगर तुम्हारा काम जल्दी वाला मतलब शैतान वाला जैसा है तो फिर सीखने में मज़ा नहीं आएगा यार। आराम से समझिए, हर एक पॉइंट को समझिए, कहीं कोई डिफ़िकल्टी आए ज़रूर आइए नहीं यार, आए तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आपको, मतलब जब आपका डाउट सॉल्व करूँगा तो। अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, मैं ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड भाई, क्या करो, ये तो छोड़ दिया है ना, फाइंड द एरिया है ना बाउंडेड बिटवीन, ऐसा लिखते हैं, बिटवीन द कर्व्स है ना, कौन कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। देखो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्वेश्चन तो देखे ऐसा लगेगा अरे एरिया ही तो पूछ रहा है, मतलब ऐसा कुछ पूछ रहा है ना, तो ऐसा कुछ पूछ तो रहा है, लेकिन अपने को पता रहेगा तब तो सॉल्व करेंगे है ना, मतलब पता क्या रहना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे देख के बड़ा आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान लग रहा है, एरिया ही तो निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के पहले उसका कर्व तो ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, ग्राफ तो ड्रॉ कर लीजिए। अगर उस कर्व को ड्रॉ कर पा रहे हो, उसका ग्राफ आता है तुम्हें, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कैसा होता है सर, ये तो पैराबोला होता है। वाई स्क्वायर मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसका एक्सिस मतलब ये वाला। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का मतलब सर ये ना, ये कुछ वाई एक्सिस के पैरेलल इसका एक्सिस होगा, और ये कुछ इस तरीके से ये पैराबोला होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एरिया जो बाउंड हो रहे हैं ना, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाउंडेड बिटवीन देम, राइट, तो कहीं पे भी आप ये मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को ए है ना, तो ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे बच्चे। ठीक है, ये फाइंड आउट करके बताइए इनको। ठीक है, कि ये इनका वैल्यू क्या होगा, ये भाई सब हैं ओरिजिन और ये पॉइंट। अच्छा देखो, समझने वाली बात ये है, मज़े वाली बात ये है कि तुमको ये जो पॉइंट ए मिला है ना, इसका फुट ऑफ है ना परपेंडिकुलर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, मान लो इसको मैंने कह लिया ये, अच्छा मानोगे क्या भाई, ये यहाँ है ही तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, और ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो किस तरीके से किया जाएगा अभी समझिएगा। तो अभी ये दोनों का दोनों एरिया कहाँ पे आएगा, इसका भी एरिया आएगा वाई एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, मतलब करना क्या बेसिकली, इस यहाँ पे थोड़ा सा आँखों को ध्यान से एकदम से ओपन करके रखिएगा, ब्लिंक भी नहीं करना चाहिए आपका आइज। ठीक है, ये वाला एरिया मतलब ये रेड वाला जो ग्राफ है ना, वो एरिया एक्स एक्सिस पे जो फॉर्म करेगा, उसमें से मैं निकाल रहा हूँ, कौन सा निकाल रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा ध्यान से। मैं इसका एरिया जो ये वाला बना रहा है ना, ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बचेगा कौन सा, आपके पास बचेगा सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है बच्चे, ये वाला एरिया खाली, तो ये तो अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है, मतलब कि पहले आप ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट कर लें। ठीक है, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है ये तो पता होना चाहिए, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक फाइंड आउट करना है मालूम नहीं, तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सिंपल है सर, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व का और इस कर्व का है ना। सो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ना मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, रहने दिया। और ये जो x है ना, इन दोनों को मतलब ये x का वैल्यू इसमें डाल लेता हूँ, सॉल्व करना है मतलब वही तो करना है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 4ay। ठीक है जी, बिल्कुल सही सर, y इज टू 4 एंड इक्वल्स टू ये क्या आएगा, ये आएगा 64a क्यूब y। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा, अगर y कॉमन लिया तो ये आएगा y क्यूब माइनस 64a क्यूब। ठीक है, एंड दैट इज 0, मतलब यहाँ से दो चीज़ें मिलेगी, y का वैल्यू एक 0 मिलेगा और एक y क्यूब का वैल्यू क्या मिलेगा 64a क्यूब, मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा 4a, राइट। अच्छा अपने को तो x चाहिए, तो x निकाल लीजिए आप, x इसमें रख लीजिए। ठीक है, आई मीन y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे रखिएगा, तो 16a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4a, मतलब ये भी 4a ही आएगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ से आप y को रिप्लेस करके इसमें रखते तो डायरेक्ट x आ जाता था। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी पहुँच दोगे,
मतलब इसका कोऑर्डिनेट 4a, 4a आएगा। मतलब ये जो फुट टॉप परपेंडिकुलर है ना, ये 4a, 0 होगा। ठीक है, मैं इसको कुछ m कह लेता हूँ, राइट है। तो अपने को 0 to 4a के बीच निकालना है। अभी देखिएगा यहाँ पे कि अब fx माइनस जी एक्स करना है, तो fx हमेशा ऊपर वाला पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जिसके लिए y वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। आप देखो इसके लिए y वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला इसके लिए y वैल्यू कम है। सो अगर मान लीजिए कोई बच्चा उल्टा भी कर दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा ना fx माइनस जी एक्स, कोई अगर गलती से ऐसा लिख देता है, सर मैंने जी एक्स माइनस fx लिख लिया, मिस्टेक कर लिया सर एग्ज़ाम में। ठीक है, सही बात है, आपने मिस्टेक कर लिया, लेकिन आपको ना पता है अगर आपने ये काम कर लिया होता ना तो सही हो जाता था। नहीं, a माइनस बी का मॉड लीजिए या b माइनस ए का मॉड लीजिए, राइट है, एक ही चीज़ है कि नहीं। 5 माइनस 2 का मॉड 3, अच्छा 2 माइनस 5 का मॉड माइनस 3 का मॉड प्लस 3, है ना, वो चीज़ है। सो a माइनस बी कर लीजिए या b माइनस ए कर लीजिए, मॉड में एक ही चीज़ रहता है भाई, है ना, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन सेंस होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 0 to 4a। अब ये ऊपर वाले फंक्शन के लिए y वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला फंक्शन है तो y इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई 2√a एंड इंटू √x। ठीक है, ऐसा लिख लिया। और यहाँ से y का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x²/4a। ठीक है, किसके लिए, तो इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए y वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया और इस फंक्शन के लिए मैंने y वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इन दोनों पे आप गौर करिएगा, अब गेम ये दोनों खेलेगा। ठीक है, राइट, बाकी सबको साइड में कर लिया, अब ये दोनों मैदान में आया है। तो अभी ऊपर में किसका पोजीशन है, तो ये भाई साहब का है। ठीक है, तो इनको आप ऐसे लिख लीजिए 2√a √x। क्यों लिख रहे हो सर ऐसे, अरे ऐसे ही लिख रहे हैं यार, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे हम बाद में। ठीक है, माइनस यहाँ पे y क्या है, तो यह है x²/4a, राइट है जी। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कर लीजिए, सिंपल है। सो ये क्या आएगा 0 to 4a। अच्छा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ काम, समझदार हो आप लोग। 2√a बाहर ले लीजिए और ये √x का इंटीग्रेशन लिख लीजिए भाई, है ना, एंड माइनस यहाँ पे 1/4a बाहर ले लीजिएगा आप, और ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा सर x² का इंटीग्रेशन बचेगा, और क्या बचेगा, एंड कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके 4a के बीच का। अच्छा, अभी इसके बाद का काम क्या होगा, इसके बाद का गेम कौन खेलेगा, कोई खेलेगा नहीं, यही सब चलता रहेगा अभी जो चल रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन अब आपको एक करना रह गया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। एंड आंसर मिलने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि जब ये सवाल MCQ में पूछा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैसे करना है ना। क्वेश्चन देखा आंसर आपका रेडी, ठीक है, क्वेश्चन देखा आंसर आपका रेडी, ऐसा होना चाहिए। कैसे करेंगे आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा भाई, एंड फटाफट हो जाएगा आपका, कोई टाइम नहीं लगेगा, 0 मिनट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे आप क्या होगा, √x का क्या होगा, x�3/2 होगा, और क्या होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2√a और ये x⁻3/2 और इसका 0 to 4a है, रहने दीजिए। एंड 1/4a कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन x³ होता है, जानते हो सभी लोग, -1/4a और ये हो जाएगा x³ एंड ये भी 0 to 4a कर लीजिए भाई लोग। तो चलिए जी, 2√a यहाँ पे आएगा, अपर लिमिट रखिए 4a और 2/3 कांस्टेंट a भी बाहर ही कर लो, तो 4a रखोगे तो 4a का पावर 2/3 नहीं सॉरी 3/2, 4a का पावर 3/2 मतलब 4a इंटू √4a, राइट, 4a का पावर 3/2 मतलब 4a इंटू √4a, ये ऐसा होगा। एंड माइनस यहाँ पे ये आएगा 1/4a और अच्छा लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन किया नहीं मैंने। 4a यहाँ पे रखिए, सो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 4a का क्यूब 64a³, 0 रखेंगे तो 0 होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, देखिए आप ध्यान से। सो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, 2 2 जा 4 4 जा 8 हो जाएगा, और ये √a इंटू अच्छा 8 नहीं और भी आएगा, यहाँ से ये भी 2 निकल के बाहर आएगा, सो 4 2 जा 8 2 जा 16 आएगा भाई, एंड बाई 3 आएगा, और a इंटू अभी ये √a और a और a² आएगा, माइनस यहाँ पे आइएगा, ये आएगा, ये कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पे, है ना, ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो यही बचेगा 16/3 स्क्वायर देखिए जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए, तो दिख रहा है भाई a² बाहर कॉमन है, ले लो भाई, तो 16 माइनस 32 माइनस 16 क्या आएगा, 16/3 a²। सो जो एरिया है आपके पास, है ना, बाउंडेड एरिया, वो क्या आया, 16a²/3 आया। ठीक है, अभी इसी को अगर मान लीजिए कि आपसे MCQ में पूछ दिया, ठीक है सर, MCQ में अगर पूछा तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर्व क्या है हमारे पास, पहला एक कर्व है y² = 4ax और दूसरा क्या है भाई, दूसरा x² = 4ay, राइट है।
तो इसमें ना ये जो होता है ना लैटस रेक्टम का लेंथ होता है, ये क्या होता है लैटस रेक्टम का लेंथ होता है, ठीक है। सो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए आपसे, ठीक है, आंसर सबसे सिंपल लिखना। इसका लैटस रेक्टम का लेंथ मान लीजिए L1 ले लेते हैं और इसका L2 ले लेते हैं। सो जो एरिया आता है वो आता है L1 L2/3, ठीक है, L1 L2/3 मतलब 4a इंटू 4a कर लीजिए ना। सो एरिया जो बनेगा 4a इंटू 4a, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो कितना आएगा 16a² आ गया आपका एंड डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, मतलब सर अगर कल को अगर हमारे पास डिफरेंट आया, ठीक है, थोड़ा मान लीजिए मैं हट के लेता हूँ, ठीक है, मतलब डिजिट्स में हम लोग खेलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ए वगैरह हटा लेते हैं, पैरामीट्रिक कांस्टेंट जो है ना हम उसको हटा के बात करते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पे तो एक पैरामीटर था ए, ठीक है, हम ए को हटाते हैं और ज़रा हम लोग फिगर्स पे आते हैं, ठीक है, कुछ डिजिट्स पकड़ लेते हैं उसके जगह पे, एक पर्टिकुलर पैराबोला की बात करते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि कोई बच्चे के पास अगर सवाल आया है ऐसा, सर y² = -8x है एंड x² = -3y है। सर क्या करूँ, ये तो दोनों माइनस में। अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है, ये वाला इस तरफ मुड़ जाएगा गुस्सा होकर के और ये इस तरफ नीचे आ जाएगा, ये भी नाराज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, बोलेगा निगेटिव होना मैं तो नीचे क्यों रहूँगा। अरे मतलब भैया देखो, जो चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा था ना, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, कहीं भी हो सकता है, ये माइनस ही प्लस किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर मान लीजिए ये माइनस है, ये प्लस लिया होता, ठीक है, तब क्या होता था, ये y² = -8x है, भाई साहब तो ये बोलेंगे मैं इस तरफ रहूँगा और x² = 3y है, ठीक है, तो ये प्लस वाले हैं ना, तो इनको आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उस केस में इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता था, लेकिन हमारे पास माइनस माइनस ले दोनों, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट है। तो ये एरिया मतलब चीज़ वही रहेगा यार, लैटस रेक्टम का लेंथ क्या है 8 और इसका क्या है 3। अच्छा निगेटिव लूँगा क्या, नहीं लूँगा, लेंथ है ना, तो लैटस रेक्टम का लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड बाई 3 कर लो, आंसर इज 8, राइट। सर अगर कल को ये प्लस आ जाता, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता, क्या मैं 8 एंड इंटू 3 ऐसे लिखूंगा, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, लेंथ की बात कर रहे हैं, फिर भी वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ बने या यहाँ बने, या हो सकता है भाई कल को ये वाला प्लस कर दिया और ये वाला माइनस कर दिया, तो y² = 8x कैसा आएगा, तो सर y² = 8x पहले ऐसा बनेगा, है ना, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ रहेगा, एंड x² = -3y कैसा रहेगा, तो ये नीचे क्यों रहेगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, राइट है। और अगर दोनों पॉजिटिव अगर रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो केस अभी देखा ही, एक थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, है ना, इतना बेकार फिगर नहीं बनाता मैं, ये इस तरीके से ऐसा, ये भी अच्छा ही नहीं है कुछ, ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया मैंने, ये ऐसा, तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो या सेकंड क्वाड्रेंट में लो या थर्ड में लो या फोर्थ में लो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैटर नहीं करता, यहाँ पे प्लस है माइनस है कुछ भी है, रहने दो, ठीक है। एरिया जो आना है वो आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये जान लो भाई। सर मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए सर कि कल को अगर ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसा सवाल आ गया कि थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अभी बोल रहा है ऐसा क्या, अगर आपके पास सवाल ऐसा दे दिया ना कि x² + y² = 4 है, ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एरिया बताइए आप, ठीक है, तो इसका एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो देखो भाई x² + y² = 4, इसको फाइंड आउट करने का दो तरीका है। अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे y × dx, राइट है, तो x² = y² = 4 y × dx, ठीक है। अब लिमिट है आपको चेक करने का कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस का लिमिट नहीं, मतलब कहाँ पे एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी 0, मतलब वाई को 0 कर लीजिए तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा +-2, मतलब -2 से लेके +2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ से -2 से लेके +2, और y का वैल्यू क्या लिखोगे, √4 - x² dx, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने का तरीका हो गया। लेकिन अगर ये सवाल MCQ में आया तो क्या करेंगे, सर ज्योमेट्री, इसका ग्राफ बताइए बेटा क्या होगा, ये तो x² + y² = 4 है, मतलब ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, जिसका कि स्टैंडर्ड मतलब सेंटर पे उसका, सॉरी ओरिजिन पे उसका सेंटर रहेगा, एंड रेडियस क्या है 4 है, 4 मतलब 2² है, मतलब इसका रेडियस 2 होगा। तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है, उसका एरिया क्या होता है पाई × r², मतलब आंसर इज 4π, ठीक है। आप इधर से भी चाहिएगा, यहाँ पे भी a² - x² का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के हैं, ठीक है, मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो किस तरीके से हमारा इसमें थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से हम इसमें कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसका एप्लीकेशन किस तरीके से बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो
अगर आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आप कहीं से भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। एंड मैं सिंपल लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। अगर मीन वैल्यू थ्योरम को वहाँ पे एप्लीकेशन है तो क्या करेंगे आप, ठीक है। अगर आपको फंक्शन कुछ अलग दे दिया, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, कुछ अलग टाइप के फंक्शंस दे दिए है ना, कुछ स्पेशल केसेस आ गए, तो क्या करना है उस केस में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया उतना डीप में। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक वाला लेवल हमने डिस्कस किया कि एरिया अंडर द कर्व जब आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपको आपके पास बेसिक किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया पूरे के पूरे अच्छे तरीके से, तो आप आगे सॉल्व करिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अगले लेक्चर फिर से आपके लिए प्रिपेयर करेंगे हम, एंड उसमें बहुत अच्छे तरीके से और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे भी हम लोग आएंगे, एंड कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के आपको तरीके बताए जाएंगे। एंड जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो किस किस तरीके से उसका पॉइंट फाइंड आउट करना है, हालांकि यहाँ पे हमने आज देखा है, ठीक है, दो पैराबोला वाला केस हमने देखा, तो उस तरीके से किस तरीके से हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सारे स्टूडेंट्स से मेरा मतलब ये कहना है, ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप ये कंप्लीट कर लीजिए। अगले लेक्चर का वेट करते रहिए, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ में एंड कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के साथ में। सो टिल देन यू ऑल स्टूडेंट्स कीप ऑन स्टडिंग।